जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, ताजा जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, सीजीडीए का लेटर डीए 50% पर निकला 10 अप्रैल 2024 को। जी हां दोस्तों, सीजीडीए ने एक लेटर निकाल दिया है डीए 50% पे, जो आपका 46 से 50% हुआ था। काफी टाइम बाद सीजीडीए ने ये लेटर निकाला, क्योंकि जो बाकी डिपार्टमेंट थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने लेटर पहले ही निकाल दिए थे। तो दोस्तों, अब डायरेक्टली पीसीडीए को सीडीए को आदेश मिल गया है कि वो आपकी पेंशन 50% के साथ दे। तो दोस्तों, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डीए या फिर डीआर के एरियर पे, क्योंकि अब पीसीडीए सीडीए को यह आदेश है कि वो आपकी पेंशन की गणना, पेंशन की कैलकुलेशन 50% डीआर के साथ करे, 50% डीए के साथ करे। और दोस्तों, उम्मीद है कि इस लेटर के अनुसार जल्द ही आपको डीए डीआर का एरियर मिल जाए, 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च का। क्योंकि दोस्तों, अब आपकी जो पेंशन आएगी अप्रैल की, वो आएगी 50% डीआर के साथ। तो डायरेक्टली अब ये आदेश हो गया है पीसीडीए को और सीडीए को, और जल्दी आपको एरियर भी मिल जाएगा डीआर का, जो 46 से 50% हुआ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दिल्ली एएफटी से ऑनरी नैब सूबेदार के केस का हो गया निपटारा। जैसा आपको पता है, दिल्ली एएफटी में आपका जो जजमेंट था वो कहीं ना कहीं रिजर्व था, पब्लिक नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले आपका वो जजमेंट आ गया, लेकिन वो ऑनरी नैब सूबेदार के फेवर में नहीं गया। यानी रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन मिलने का जो सपना था, वो सिर्फ सपना ही रह गया। ऑनरी नैब सूबेदार को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जो 2006 से पहले के हवलदार थे, जिनको ऑनरी मिली हुई थी। तो दोस्तों, अब वो पेंशन सिर्फ ऑनरी नैब सूबेदार की ही लेंगे। यानी कितनी? 23,750, या फिर जो ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, सिर्फ वही लेंगे। तो दोस्तों, रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं मिल पाएगी उन्हें, और कब मिलेगी? दोस्तों, इस केस ने यहां पे फाइनल कर दिया कि जितने भी ऑनरी नैब सूबेदार थे, उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। इसके क्या कारण थे जिसकी वजह से ये केस हम हार गए, ऑनरी नैब सूबेदार के ये पक्ष में नहीं गया? दोस्तों, केस क्यों हारे? वजह सामने आई, हमारे वकीलों का पक्ष कमजोर। जी हां दोस्तों, कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है केस हारने की। कहीं ना कहीं जो हमारे वकील थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, उनके जो एविडेंस थे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, जिसकी वजह से जीता हुआ केस हम हार गए। ऑनरी नैब सूबेदार के पक्ष में वो केस नहीं गया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं दलीलें, अपीलें भी काम नहीं आई। हम ये पूरी उम्मीद कर रहे थे कि ये फैसला हमारे ही हक में आएगा, लेकिन जो दलीलें थी, अपीलें थी, जवाब थे, वकीलों का प्रयास था, वो सारा विफल हो गया, फेल हो गया। तो दोस्तों, इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव क्या था? क्या एकता नहीं थी? क्या पूर्व सैनिकों में एकता नहीं थी? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहते हैं पेंशनर्स। पेंशनर्स का कहना है कि हमारा संगठन एक नहीं है, मांगे एक हैं, सब कुछ एक है, लेकिन तब भी हम गुटों में बटे हुए हैं, अलग अलग हमारा ग्रुप है। मांगे हमारी है ओआरओपी की विसंगतियां ठीक करना, ईसीएचएस में सुधार करना, सीएसडी में सुधार करना, इक्वल एमएसपी दिलवाना। सबकी मांगे एक हैं, मेरी भी मांग एक है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, वो है एक ना होना। एक ना होना सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं केस पर भी पड़ता है। भले ही वो कागज में नहीं पड़ रहा हो, भले ही जजों के सामने ना पड़ रहा हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि उनका गुट अलग है, उनका गुट अलग है। इस वजह से कहीं ना कहीं केस पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा पेंशनर का कहना है। तो इस वजह से यह केस कहीं ना कहीं हारने का कारण बना। और दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि पेंशनर्स अपने बल पर इस केस को दोबारा उठाएं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस केस को उठाएं। क्योंकि दोस्तों, अभी हार आपको नहीं माननी है, आगे चलकर नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ऑनरी नैब सूबेदारों को। फिर वो सिर्फ उसी की पेंशन में सिमट के रह जाएंगे, उनको रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी।
इसलिए सिर्फ लिखने से, खाली बताने से कुछ नहीं होगा। अब टाइम आ गया है, अब वो टाइम आ गया है जिसमें आपको तगड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एक होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट, पेंशनर का कहना, क्या यही हाल इक्वल एमएसपी के केस का भी होगा जैसे दिल्ली हाई कोर्ट से? दोस्तों जैसा आपको पता है, ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में फैसला नहीं हो पाया, तो क्या सेम यही पोजीशन इक्वल एमएसपी की भी हो सकती है? क्या इक्वल एमएसपी का भी केस हम हार जाएंगे? ऐसा दोस्तों मैं नहीं चाहता, लेकिन पेंशनर्स के माइंड में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमारे में एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं केसों पर भी पड़ता है। हम इंटरनली कितने भी स्ट्रांग हो, हम कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर हम एक नहीं रहेंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक दोस्तों गवर्नमेंट का पक्ष मजबूत रहेगा। इसलिए एकता बनाए रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे सारे एविडेंस पूरे हैं, हमारे सारे कागजात पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, तो क्या सिर्फ यही डॉक्यूमेंट हमें जीत दिला देंगे इक्वल एमएसपी पर? दोस्तों दिलवा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ आपकी एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए। अब दोस्तों केस जीतने के लिए क्या क्या जरूरी है, कोई केस जीतने के लिए क्या क्या जरूरी है, और दोस्तों ये सब आपका केस है, आपको ही इसका प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों एविडेंस चाहिए, अपीलें चाहिए, दलीलें चाहिए, जो भी आपका केस है उसमें कागजात चाहिए, बिल्कुल सही कागजात चाहिए। फिर दोस्तों ठोस डॉक्यूमेंट चाहिए, जानकारी वाले वकील चाहिए, जो नॉलेजेबल वकील हो, आपकी केस की वो जानकारी रखते हो, वो वकील चाहिए। कागजों के साथ साथ आरटीआई के जवाब चाहिए जो केस जितवा सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है केस को जिताने के लिए, वो है एकता, यूनिटी रखना। जी हां दोस्तों, एकता, यूनिटी, एक स्ट्रेंथ, वो चाहिए किसी केस को जिताने के लिए। कागज तो चाहिए, आरटीआई का जवाब भी चाहिए, वकील भी अच्छे चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने के लिए सरकारी वकीलों पर वो चाहिए एकता, यूनिटी। जी हां दोस्तों, अगर एक यूनिटी है, अगर आपका संगठन पूरा एक है, पूरा देश एक है पूर्व सैनिकों का, जब कुछ कर पाएगी भारत सरकार। अगर आपकी मांगे एक हैं, सब कुछ एक है, तो फिर आप अलग अलग क्यों? यह मैं सवाल पूछता हूं। तो इसलिए दोस्तों सब आप एक हो जाइए, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे कोई सा भी उनका रैंक हो, लेकिन सब एक हो और एक आवाज बनकर आवाज उठाएं भारत सरकार के सामने। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं, वो एक मंच पे एक ग्रुप बनाकर इसका केस दोबारा ले जाए सुप्रीम कोर्ट में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में कुछ टाइम बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हां दोस्तों, चाहे वो इक्वल एमएसपी का केस हो, चाहे फिर वो ऑनरी नायब सूबेदार का केस हो, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ पॉजिटिव रहता हूं और आपको भी पॉजिटिव रखता हूं, आपको मैं पॉजिटिव रखता हूं। भले ही अभी भारत सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही हो, लेकिन तब भी मैं आपको मोटिव करूंगा, आपका हौसला बढ़ाऊंगा और एक ना एक दिन हम जीतेंगे, चाहे कोई सा भी केस हो, हम जीतेंगे। ऐसी उम्मीद की करण हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से एक आवाज बनकर, संगठित होकर, एक मुट्ठी बनकर आपको फिर से आगे आना है, फिर से लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच।